करना, मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाते रहना। तो प्रोडक्शन हुआ, तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन वगैरह से होता ही है, लेकिन हमारा जो आज मेन टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें जानने के लिए कैसे कैसे बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होना चाहिए, मतलब दो गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो गैमेट्स चाहिए जो फ्यूज करके एक एम्ब्रियो बनाता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया में और सही मायने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दो गैमेट्स फ्यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और नया टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट टाइप का हमारा बैक्टीरिया बनता है। तो वो पुराने बैक्टीरिया ही होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आ जाते हैं कहीं से। तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन वो एनवायरनमेंट से लेकर के किसी भी तरह से। तो डीएनए अगर या फिर जेनेटिक मटेरियल अगर बैक्टीरिया बाहर से ले रहा है या दूसरे बैक्टीरिया से ले रहा है, एक्चुअली जब हमारा सेल रिप्रोडक्शन है तो सेम तरह के बैक्टीरिया से लेगा। तो अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जा रहा है या जेनेटिक मटेरियल जा रहा है तो वो किस किस तरह से जा सकता है। अगर हम उसको देखें तो बैक्टीरिया में तीन तरह से डीएनए जा सकता है। एक है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ के कुछ जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफर कर दे, ओके। या फिर दूसरा हो सकता है कि कोई वायरस, एक बैक्टीरिया का वायरस, जो बैक्टीरियोफाजेज होते हैं, वो बैक्टीरियोफाजेज अपना डीएनए इंसर्ट करता है बैक्टीरिया में, और जब लैटिक फेज में वो टूटता है तो वो हो सकता है कि बैक्टीरियल डीएनए भी अपने साथ ले जाए, अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल भी ले जाए। और जब वो दूसरा बैक्टीरिया में ट्रांसफर, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करे, तो उसमें पुराने पहले वाले बैक्टीरिया का भी थोड़ा सा पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ला करके दे सकता है। तो एक ये मेथड है। और तीसरा है कि बाहर से, मतलब नेकेड डीएनए है एनवायरनमेंट में, किसी बैक्टीरिया मर गया है, कुछ हो चुका है, उसका एनवायरनमेंट में डीएनए है और बैक्टीरिया उस डीएनए को डायरेक्ट अपटेक कर ले। तो ये तीन मेथड हो सकता है को बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं अपटेक। जेनेटिक मटेरियल का अपटेक एक बैक्टीरिया इन तीन मेथड से कर सकता है। तो इन तीन मेथड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, या जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि वहां रिकॉम्बाइन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है कंजुगेशन, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो हमने पहले डिस्कस किया, तीन मेथड से डीएनए आ सकता है बैक्टीरिया में, तो वही तीन मेथड जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट में नेकेड डीएनए है और बैक्टीरिया डायरेक्ट उसको अपटेक कर ले, तो वो जेनेटिक मटेरियल अपटेक कर ले बाहर से और अपने में रिकम्बाइन कर ले। तो ऐसे इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सप्लेन किया था, और उनके एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग देखेंगे कैसे क्या क्या, तब जाकर समझ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बैक्टीरिया करके अपने आप को चेंज कर सकता है। और इसको कंफर्म भी किया था हमारा एवेडी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने भी इनके एक्सपेरिमेंट्स को, जो कि बहुत ही मेजर डिस्कवरी था डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए भी। तो अगर हम देखें कि ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिप्लोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया पे किया था। डिप्लोकोकस निमोनिया जो निमोनिया करता है, चूहे में भी करता है, इंसान में भी करता है, लेकिन यहाँ इंसान चूहे पे किया गया। तो डिप्लोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन होते हैं, एक वायरुलेंट स्ट्रेन होता है और एक स्मूथ स्ट्रेन होता है, एक रफ स्ट्रेन, एक स्मूथ स्ट्रेन। एक्चुअली जब वायरुलेंट स्ट्रेन, जिसको हम लोग रफ स्ट्रेन बोल रहे हैं, रफ स्ट्रेन को चूहे में डाला जाता है तो वो चूहा मर जाता है, और जब हम पोस्ट पोस्टुलेट के हिसाब से फिर उसमें से निकालते हैं तो वो वायरुलेंट स्ट्रेन ही हमें मिलता है। चूहे में वायरुलेंट स्ट्रेन डाला गया, चूहा मर गया, निमोनिया हुआ चूहा में, चूहा मर गया। फिर देखने के लिए कि स्मूथ स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट है उसको हम लोग अगर डाल रहे हैं बैक्टीरिया में, सॉरी रैट में, तो रैट बच जा रहा है, रैट को निमोनिया नहीं हो रहा है, मतलब वो वायरुलेंट नहीं है, मतलब वो जो डिजीज कॉजिंग उसमें जीन है वो नहीं है उसमें, तो वो बच जा रहा है, वो बच जा। बैक्टीरिया ऐसे निकाला गया बैक्टीरिया, तो वो हमें नॉर्मल टाइप का ही बैक्टीरिया मिला। तीसरा उन्होंने क्या किया,
दोनों दोनों वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट दोनों को उन्होंने हीट किल कर दिया, मतलब उसको गर्म करके मार दिया। जब चूहे में डाला तो देखा कि वो सरवाइव नहीं कर रहा है, चूहा सरवाइव कर रहा है, मतलब उसमें डिजीज नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, तीसरा स्टेप में जो वायरुलेंट स्ट्रेन है जो डिजीज कॉज करता है उनको हीट किल कर दिया, और जो स्मूथ स्ट्रेन है नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन उसको उन्होंने वैसे ही रखा और दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला दिया तो मिलाने का क्या मतलब, जो हीट किल बैक्टीरिया है वो तो मर चुका है, हीट किल बैक्टीरिया मतलब वायरुलेंट बैक्टीरिया मर चुका है, और जब मर चुका है तो उसका क्या है, सेल बर्स्ट हो गया, उसके डीएनए एनवायरनमेंट में आ गया, उसके सॉल्यूशन में आ गए। लेकिन हमने नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को लाइव फॉर्म में डाला है, जिंदे फॉर्म में डाला है, और जब इन दोनों को मिक्सचर को अगर हम चूहे में डालते हैं चूहा मर जाता है। चूहा मर जाता है मतलब क्या है कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट में बदल गया, क्योंकि हमारा वायरुलेंट तो है नहीं जिंदा, तो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन में बन गया और चूहे को निमोनिया हुआ, चूहा मर गया। तो इनसे कहा गया कि ये जो है नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ने वायरुलेंट स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को अपटेक कर दिया। अब अपटेक क्या कर लिया, यहाँ पर तो हमने तो हीट किल कर दिया था, तो ट्रांसफर तो डायरेक्ट एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया कर नहीं सकता है, तो एनवायरनमेंट से डीएनए को ले लिया। तो ये मेथड जो है एनवायरनमेंट से लेने डीएनए को लेने को, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली जब ओल्डर एज में पहुंचता है, जब एज हो जाता है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया अपटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं ले पाते, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई ऐसे नहीं लेता है। लेकिन जब उसको कैल्शियम आयन के प्रेजेंट में वो कॉम्पिटेंट हो जाता है, कॉम्पिटेंट मतलब वो लेने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉम्पिटेंट हो जाता है, तो वो बाहर से भी डीएनए लेकर के अपने आप को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर लेता है, मतलब जेनेटिकली चेंज हो जाता है वो। तो ये है हमारा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बैक्टीरिया का। दूसरा मेथड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय द मींस ऑफ वायरसेस। Viruses, those viruses which infect bacteria, those are known as bacteriophages. तो बैक्टीरियोफाजेज जो होता है एक बैक्टीरिया में जाता है, उसके जेनेटिक मशीनरी को हाईजैक करके अपना जेनेटिक मटेरियल का रिप्रोडक्शन करने लगता है, वो लाइसोजेनिक फेज होता है। लैक्टिक फेज में क्या होता है, वो जब सारे वायरस के फॉर्म बन जाते हैं तो रिकम्बाइन होता है वायरस के सारे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, और सेल को बस्ट करके बगल वाले बैक्टीरिया को या सेल्स को हैम्पर करने लगता है। तो क्या होता है, कभी कभी जो वायरस ने एक वायरस इन्फेक्ट किया, आपने जेनेटिक मटेरियल बनाया, तो कभी कभी क्या होता है, इसका क्रोमोसोमल डीएनए भी फ्रैगमेंट हो जाता है, टूट जाता है, बैक्टीरियल जेनेटिक डीएनए का फ्रैगमेंट टूट जाता है। तो जब टूटने लगता है तो क्या होता है, कभी कभी ये कुछ पार्ट्स इसमें वायरल डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए भी बैक्टीरियोफाजेस में आ जाता है। तो क्या होता है कि बैक्टीरियल जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल भी वायरल जेनेटिक मटेरियल के साथ रिकम्बाइन कर जाता है, और जब रिकम्बाइन करता है तो क्या, जब ये वायरस किसी बैक्टीरिया को, ये वायरस मतलब बैक्टीरियोफाज अगर किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ये पुराने वाले बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देगा नए बैक्टीरिया में, और नए बैक्टीरिया जो है जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा पुराने वाले बैक्टीरिया का कुछ पार्ट डीएनए लेकर के। तो ऐसे को हम लोग, सारे नहीं होते तो ऐसे को हम बैक्टीरिया न्यूरोजाइगोट बोलते हैं। तो ये ट्रांसडक्शन है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, वायरस के थ्रू। अगला मेथड हमारा है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है थ्रू एक कंजुगेशन ट्यूब बनता है, किससे है, तो पिलाई से। पिलाई अगर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो हमने देखा कि चारों तरफ उसके पिलाई होते हैं जो 4 से 8 के नंबर के बीच में होते हैं। तो पिलाई, इस कंजुगेशन मेथड को लीडरबर्ग एंड टैटन ने डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को कंजुगेशन ट्यूब जिसको वो बोलते हैं, जो पिलाई के थ्रू जुड़ता है और उसके से ट्रांसफर करता है अपना जेनेटिक मटेरियल। तो जो बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होंगे, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। दो तरह के बैक्टीरिया होने का मतलब है कि एक में पिलाई होता है, एक में पिलाई नहीं होता है। अब जैसे पिलाई होता है वो मेल कहलाता है, क्योंकि उसमें एक फर्टिलिटी फैक्टर होता है। फर्टिलिटी फैक्टर होता है जो उसमें
फर्टिलाइजेशन के लिए ट्यूब पिलाई बनाता है और साथ ही साथ वो डीएनए मटेरियल ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता है, जबकि उसको हम लोग मेल बोलते हैं या डोनर बोलते हैं। एक होता है जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है, तो पिलाई नहीं होता है, फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए एबल नहीं होता है। देखिए फर्टिलिटी फैक्टर जिसमें है वो, जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है उसमें अपना जब डीएनए ट्रांसफर करता है तो साथ ही साथ फर्टिलिटी फैक्टर भी ट्रांसफर कर देता है, तो वो फिर बाद में रेसिपिएंट पे डोनर बन जाता है। लेकिन जब अपना डीएनए मटेरियल ट्रांसफर कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है कंजुगेशन के थ्रू। तो इस कंजुगेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंजुगेशन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको एक होता है स्टेराइल मेल मेथड। स्टेराइल मेल मेथड होता है मतलब एक मेल जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर है और फीमेल जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, दोनों कंजुगेशन के थ्रू से डीएनए मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पर जो होता है रेसिपिएंट जिसको हम लोग फीमेल सेल्स भी बोलते हैं, वो बाद में फर्टिलिटी फैक्टर प्लस हो जाता है, मतलब ये भी डोनर हो जाता है, रेसिपिएंट भी डोनर हो जाता है। और दूसरा मेथड होता है फर्टाइल मेल मेथड, मतलब मेल हमेशा फर्टाइल रहता ही है और इसका जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर करता है, लेकिन जो एफ रेसिपिएंट है, जो फीमेल है, जो रेसिपिएंट है, वो हमेशा रेसिपिएंट ही रह जाता है, उसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं आता है। क्यों? तो इसको अगर हम वन बाय वन देखें तो जो हमारा फर्टिलिटी फैक्टर है, मान लीजिए जैसे डीएनए एक प्लाज्मिड है, इसमें फर्टिलिटी फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर है, दूसरे में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। जब मतलब इसमें हमारा पाइलस है, पिलाई है जो कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, लेकिन इसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है तो कंजुगेशन ट्यूब भी नहीं बनेगा। देखिए जब ये अपना कंजुगेशन ट्यूब से इसको जोड़ सकता है, जैसे यहाँ दोनों बैक्टीरिया जुड़ गया, तो जब ये कंजुगेशन ट्यूब बना तो इसका रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है रेसिपिएंट सेल में, और ये रेसिपिएंट सेल जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल, तो पूरा जितना मटेरियल ट्रांसफर किया तो साथ में एफ प्लाज्मिड, जिसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसके प्रेजेंस से ही हम लोग F प्लस या F माइनस बोलते हैं, तो वो इसमें जब जाता है वो पार्ट डीएनए का, तो ये भी फर्टाइल हो जाता है। लेकिन ये जितना देर इसमें टाइम लगता है, कितना देर, अगर हम बीच में ही रोक दें, अगर फर्टिलिटी यहाँ कंजुगेशन ट्यूब है, मान लो हम शेक कर दिए सेल को, तो दोनों ट्यूब हट जाएगा, तो जितना हट गया, टूट गया ट्यूब, तो जितना डीएनए ट्रांसफर हुआ है उतना ही डीएनए जाएगा। हो सकता है फर्टिलिटी फैक्टर नहीं गया है कंजुगेशन के टाइम में, तो नया तो बनेगा, नया इसमें जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ये फर्टाइल नहीं होगा, तो इसमें एफ प्लाज्मिड नहीं आएगा, तो पूरा कंजुगेशन में मतलब डीएनए ट्रांसफर का कंप्लीट होना जरूरी है। जब कंप्लीट डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा तो फीमेल सेल भी आपका डोनर हो जाएगा। अगला है हमारा फर्टाइल फीमेल मेथड। फर्टाइल मेल मेथड जिसमें क्या होता है कि एक फीमेल होता है, एक मेल होता है जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड होता है जो जीन है, वो क्या करता है, उसका फर्टिलिटी फैक्टर का मेन क्रोमोसोम में ही आपको जाके जुड़ जाता है। जब मेन क्रोमोसोम में ही जाकर जुड़ गया तो ये पूरा का पूरा डीएनए जो है, इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मेल। हाई फ्रीक्वेंसी मेल हो गया एचएफआर रिकॉम्बिनेशन, एचएफआर स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, इसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है रिकॉम्बिनेशन का। फिर बाद में अलग हो गया तो फिर एफ प्राइम मेल इसमें आ जाता है, अलग हो गया तो इससे वो डीएनए पार्ट लेकर के आ जाएगा, लेकिन वो अलग चीज है। तो ये फर्टिलिटी एचएफआर का मतलब एचएफआर स्ट्रेन अब क्या होता है कि हमारा जो है प्लाज्मिड जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर है, प्लाज्मिड जिसमें डीएनए में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया है उसमें जाकर के जुड़ गया तो वो कहलाएगा एपिसोम। वैसे प्लाज्मिड जो क्रोमोसोम में जाकर जुड़ गया वो कहलाएगा एपिसोम। तो इसमें है फर्टिलिटी फैक्टर, तो इस डीएनए में भी फर्टिलिटी फैक्टर होगा। और एक जो है बैक्टीरिया हमारा रेसिपिएंट सेल है जो फीमेल सेल्स है, इसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। दोनों कंजुगेशन ट्यूब मतलब पाइलस ट्यूब के थ्रू कंजुगेशन ट्यूब बनाएंगे। जब कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा तो यहाँ डीएनए मटेरियल रेप्लिकेशन शुरू होता है। जब डीएनए मटेरियल रेप्लिकेशन शुरू होगा तो ये इसमें ट्रांसफर करने लगेगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, जहां पर एपिसोम होता है, एपिसोम में जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है उसके बाद से शुरू होगा रेप्लिकेशन। उसके बाद से रेप्लिकेशन, जब तक पूरा रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलिटी फैक्टर नहीं ट्रांसफर होगा। तो मान लीजिए, और फिर जीनोम तो बड़ा होता है, पूरा फुल जीनोम को रेप्लिकेट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा तो उतना मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए इतना दूर हुआ और वो जाकर के फर्टिलिटी फैक्टर को वो
कंजुगेशन ट्यूब टूट जाता है। तो इतना ही पोर्शन जाकर के उससे नए सेल में जा पाएगा। तो पूरा का पूरा रेप्लिकेशन होना जरूरी है HFR स्ट्रेन का फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर करने के लिए रेसिपिएंट सेल में, जो कि बहुत टाइम लेगा। इतना टाइम होता नहीं है, जिसके कारण हमारा फीमेल सेल जो है, सॉरी बैक्टीरियल सेल, वो रेसिपिएंट ही रह जाता है, उसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं आता है, और रेसिपिएंट ही रहने के कारण वो फिर से लेकिन जेनेटिकली रिकम्बाइन हो गया है, नया मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल भी आ गया है इसमें, तो नया बनेगा, नया टाइप का सेल बन गया, वो नया तरह का जेनेटिक मटेरियल भी आ गया उसमें थोड़ा सा, लेकिन वो रेसिपिएंट ही रह जाएगा। तो ये कॉन्जुगेशन है, जो 2 मेथड है। तो ये 3 मेथड जो है हमारा, ये 3 मेथड जिसको हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में भी पढ़ते हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स में, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया देखें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का भी यही तीनों कहलाता है। थैंक यू।